गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आप सबका बहुत सारे लोगों का मैसेज आता था कि भाई एसएससी में जो फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें बड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि पिछले 25 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, चाहे मेरे भाई सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम में पिछले 25 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स से, सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक जगह कलेक्ट किया है और फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे पेश किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेगमेंट है, ये जो सीरीज है, आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। बस अंत तक आप जुड़े रहिए। आपको एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे सीएचएसएल देने जाइए, सीजीएल देने जाइए, एमटीएस देने जाइए, सीपीओ देने, कोई भी एग्जाम देने जाइए, आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि पिछले 25 साल का जो क्वेश्चन है सारे को हमने कवर किया है। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट बाय पार्ट करते रहेंगे जब तक सारा क्वेश्चन हो ना जाए। ठीक है, तो भाई आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो भाई यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीपीओ से। ठीक है, सीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक घटते क्रम में जाएंगे, 2020, 19, 18, 17, फिर इसी तरह से पीछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें 2020 से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 2020 सीपीओ का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2020 का, कि निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो ऐसा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। वो कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई में पास्कल द्वारा मापी जाती है। वो कौन सा है? टोर है, वाट है, जूल है और न्यूटन है। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा टॉर। ठीक है, इसका आंसर होगा टॉर। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है, तो इसका आंसर होगा टॉर। ठीक है भाई, चलिए देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में 30 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा आपको बताना है। देखिए भाई सिंपल से आपको बताते हैं क्या करना है। आपको एक फार्मूला है जो कि याद रखना है, एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो फार्मूला कौन सा है आपको बताते हैं। C/5, सी कहाँ लिख रहे हैं तो समझना डिग्री सेल्सियस है। F-32/9, F-32/9, ये फार्मूला याद रखना। सी से यहाँ डिग्री सेल्सियस, एफ से फ़ारेनहाइट, जो दिया गया है उसके जगह पर रख दो, ये बाकी निकाल लो। एफ यहाँ पे निकालने बोल रहा है, सी दिया हुआ है, सी की जगह 30 रख दो, बाकी सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे एफ का मान निकल जाएगा। ठीक है, एफ का मान निकल जाएगा, जो निकलेगा वही आंसर होगा, जो निकलेगा वही आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से। ठीक है भाई, आपको हम रास्ता दिखाते हैं, बाकी आप सिर्फ कैलकुलेशन ही कर लेना। ध्यान रखना, सी मतलब डिग्री सेल्सियस, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, बाकी आप सॉल्व कर लेना। तो मेरे भाई इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है 54। ठीक है, 54। आप देखना सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 54 होगा, आप चेक कर लेना खुद से एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? किस श्रेणी में नहीं आती है? विद्युत स्थैतिक, स्थिर चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण या श्यान, किस श्रेणी में नहीं आती है? तो मेरे भाई इसका आंसर होगा स्थिर विद्युत चुंबकीय, स्थिर चुंबकीय इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा स्थिर चुंबकीय। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेम्टो का अर्थ क्या है? 10 पर घात कितना? फेम्टो का 10 पर घात कितना? फेम्टो का 10 पर घात कितना? तो देखिए फेम्टो का मान होता है 10 पावर -15। फेम्टो होता है 10 पर पावर -15। ठीक है, फेम्टो होता है 10 पर पावर -15। देखिए जितने भी उपसर्ग है सारे उपसर्ग आप याद कर लो, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में बहुत सारा ये क्वेश्चन इससे आता है। तो सारे उपसर्ग याद करो, नैनो, पिको, फेम्टो, मिली, माइक्रो, डेसी, डेका, सारे याद कर लो। तो मेरे भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो नैनो का मान बताइए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो नैनो का मान बताइए, 10 पर घात कितना होता है? 10 पर घात कितना होता है नैनो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 पावर -15। तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है नैनो का मान 10 पर पावर कितना होता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को किससे गुना करते हैं? बल को किससे गुना करते हैं? विस्थापन से, कार्य से, त्वरण से और वेग से। तो बल को किससे गुना करते हैं? अब बताइए बल को किससे गुना करते हैं? देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वेग।
बल को जब वेग से गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, शक्ति पता चल जाएगा। ठीक है, सीधे रेखा में चलने वाली कोई वस्तु होगा तो उसमें उत्पन्न जो शक्ति होगी उसको प्राप्त करने के लिए बल को आप वेग से सीधा गुना कर दो। ठीक है, तो आपको आई होप समझ गए होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर कर देते हैं आपको कि यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है, 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी, किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, आवृत्ति क्या होगी, तो मेरे भाई आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति वो होता है 1/1 दोलनों की संख्या, 1 दोलनों की संख्या 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो यहाँ 1/10 हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 0.1 हर्ट्ज होगा, याद रखना 0.1 हर्ट्ज होगा, लेकिन बोल रहा है किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तो 2 जीरो के बाद होगा, 2 अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 0.01 किलो हर्ट्ज पूछ रहा है। ठीक है, किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति, हर्ट्ज में तो हो जाएगा 0.1, बस किलो हर्ट्ज करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना। चलिए ओके, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में कौन सा एक्शन एट आ डिस्टेंस बल है, यानी दूरी पे रहने पर भी वो एक दूसरे को बल लगा लेती है। ठीक है, यानी बिना टच हुए बल कौन सा लगा देती है, तनाव, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, खिंचाव। तो देखिए यहाँ पे तनाव, घर्षण और खिंचाव तीनों जो बल है उसे लगने के लिए आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है, संपर्क में होना जरूरी है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के लिए कांटेक्ट में होना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। 1 HP बराबर होता है 740 वाट। आपको पता ही होगा कि HP बराबर होता है 740 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग उसके आ जाता है 750 नियर अबाउट उसके आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी परछाई कब होगी, अरे मेरे सबसे जो छोटी परछाई होगी उसी समय होगी जब सूर्य बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगा। ठीक है, सब सर के ऊपर जब दोपहर में बाहर निकलते होंगे तो आपकी परछाई छोटी होती होगी। तो इसका आंसर होगा 12 बजे। ठीक है, 12 बजे, क्योंकि उस समय जो सूर्य होती है वो भी बिल्कुल आपके सर के ऊपर होती है, तो इसकी परछाई छोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं। निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं से होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है। यह निर्भर करती है, यह किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में कमी के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, या क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में वृद्धि के साथ चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोग की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं भाई फैराडे और हेनरी, फैराडे और हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे किया था और इसके प्रयोग की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, तो वो हेनरी। तो ऑप्शन होगा फैराडे और हेनरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फैराडे और हेनरी। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले भारतीय कौन थे, बताइए पहले भारतीय कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले भारतीय थे वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। सीवी रमन जो थे उन्हें सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में भारतीय जो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, सब प्रथम भारतीय थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप अगर पता होगा आपको तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे कि भाई पहले वो भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सिर्फ भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, एक हिंट देते हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आप आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश से गुजरता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश से गुजरता है, उत्क्रमणीय रूप से, आनुपातिक रूप से, समान रूप से या प्रतिलोमित रूप से। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा उत्क्रमणीय रूप से, उत्क्रमणीय रूप से।
चलिए देखिए एक टाइप का और देखो यहाँ पे आ गया, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आपको केल्विन पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है, केल्विन पूछ रहा है। तो आप देख लो डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये दोनों रिलेशन सिंपल बताते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना हो तो आप कुछ ना करो, आंख मोनो 273 जोड़ दो, 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो। अगर आपसे पूछे केल्विन से चेंज करना रहे डिग्री सेल्सियस, आप 273 घटा दो। सिंपल सी बात है भाई, डिग्री से केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना हो 273 घटा दो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना हो 273 जोड़ दो, जो आ जाएगा आंसर। सिंपल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो डिग्री सेल्सियस से 30, 273 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 303। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 303 हो गया। यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो परमाणु की त्रिज्या लगभग हो जाएगी 5 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी अगर उसका तुलना एक गेंद से करेंगे तो। सोच लो कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। उष्मीय ऊर्जा की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग कितना जूल के बराबर हो? कितना जूल के बराबर होता है? तो भाई 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल। ठीक है, तो लगभग कह सकते हैं कि 4.2 जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 4.2 जूल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18। महो एक पदार्थ की इकाई है। महो एक पदार्थ की इकाई किसकी इकाई है? तो भाई जो महो है वो चालकत्व की इकाई है। महो किसकी इकाई है? चालकत्व की इकाई है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई इस घटना को अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन का मतलब ही होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। अब सवाल है, देखो एक थोड़ा सा यहाँ पे और आपको बताते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि अब सवाल है कि देखो एक मान लो एक माध्यम ऊपर है, एक माध्यम नीचे है, माध्यम 1 ऊपर, माध्यम 2 नीचे, एक अभिलंब डाल दिए, यहाँ से प्रकाश जाएगा, अब मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर कि अभिलंब की दूर? अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर, क्योंकि मुड़ना दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी मुड़ सकता है और इधर भी मुड़ सकता है। तो किधर मुड़ेगा? तो देख मेरे भाई, अगर विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, और सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जब विरल से सघन जाएगी यानी 20, विरल से सघन मतलब 20, तो हो जाएगा पास, 20 पास। सघन से विरल जाएगी यानी सभी, सघन से विरल जाएगी मतलब सभी, अगर सभी हो जाएगा तो समझना क्या हो गया? अभिलंब से दूर। 20 पास, सभी दूर। इस मंत्र को याद रखना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। किसको उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? अवरक्त तरंगे, एक्सरे, प्रकाश तरंगे, गामा किरणें, किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। ओके भाई, तो भाई अब आ जाते हैं हम लोग एसएससी सीएचएसएल में 2019, एसएससी सीएचएसएल 2019 का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई सीएचएसएल में किस तरह का टाइप क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। तो देखो पहला सवाल है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको सिखाए थे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट। इससे आप एक और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदल लो। 77 आ रहा है तो आप जानते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर से सीख लो। ठीक है, एक शुरू में 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो बताते हैं आपको, लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। 1500 मीटर पर सेकंड यानी 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है भाई, आगे देखो, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम बताइए जिससे कि पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो भैया वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटी, जिस कारण पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आइए जरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? कौन आपको लग रहा है कि बिजली का अच्छा चालक नहीं है? ब्रोमीन, ग्रेफाइट, चांदी, तांबा। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, जबकि चांदी, ग्रेफाइट, तांबा ये तीनों है जो विद्युत का क्या है? चालक है, अच्छा चालक है, जबकि ब्रोमीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है?
किसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है? कैंडेला, एम्पियर, मोल या केल्विन? तो यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। आपको नीचे एक और आंसर करना है कि भैया कैंडेला जो है किसकी मात्रक है, कैंडेला कौन सी राशि का यहाँ पे मात्रक है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जिस किसी का कमेंट अगर सही रहा तो हम उसको हार्ट दे देंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर या किसी का आंसर सही है। ठीक है जी, तो एक बार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं भाई, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी वैसा उपकरण का नाम बताना है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। कैपेसिटर है, फ्यूज है, रच्छी रिले है या वृद्धि रक्षक है? तो मेरे भाई जो आप फ्यूज लगाते हैं, जो फ्यूज लगाते हैं वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है, क्योंकि जैसे ही धारा बढ़ जाती है ये फ्यूज गल जाता है। गल जाता है इसका मतलब क्या होता है कि वो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसी बल के कारण गतिमान वस्तु में वायु और जल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। वो क्या है? अंतर्जनिक बल है या चुंबकीय बल है, कॉरियोलिस बल है या प्रयुक्त बल है? तो इस बल को बोलते हैं कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल बोलते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ध्वनि निम्नलिखित में किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तरल, गैस, ठोस, निर्वात? तो आपको पता होगा भाई कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में। तो आंसर होगी ऑप्शन सी। आगे देखिए, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग यानी सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सिंपल से इसका आंसर होगा सूर्यानुवर्तन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म, जिसके कारण सूर्य की दिशा में विचलन होता है। ठीक है, इसी गुण के कारण सूर्य की दिशा में जो सूर्यमुखी होता है उसका विचलन होता है। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जी का मान, छोटा जी का मान, याद रखना छोटा जी है का मान, मान जो है वो जी का अर्थ पृथ्वी गुरुत्वीय शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। छोटा जी का मान बताना, सिंपल, छोटा जी का मान बताना। स्मॉल जी का मान बताना क्या होता है? स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो मेरे भाई स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। आपको एक और आंसर देना है, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा जी, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और जवाब आपको देना है, अगर पता हो तो, नहीं है तो गूगल कर लो, लेकिन पता कर लो। ठीक है, काम करेगा आगे। नेक्स्ट, बड़ा जी का मान, नहीं तो कमेंट देखना, कोई ना कोई तो कर देगा। ठीक है, जो सही करेगा उसको हम हार्ट जरूर दे देंगे। कमेंट करके बताना है बड़ा जी का मान कितना होता है। बड़ा जी का मान क्या होता है? जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं जी, बड़ा जी का, उसका मान कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपको सिंपल से है भैया कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, हमारे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए, जो थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ताप, उसका मात्रक केल्विन होगा। चाहे कोई भी ताप हो, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन ताप का एसआई मात्रक होता है। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं करते ना, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस सब यूज होता है, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन है। आगे बताइए, किन वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया भाई? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया? थियरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया? तो एक और साइंटिस्ट जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी है E बराबर mc²। ये जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये भी पूछता है E बराबर mc² को किसने दिया? हाँ भाई, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है क्वांटम
यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का है जो गैलीलियो गैलीली, जेमॉन प्रभाव हेनरी लॉरेन, एक्सरे विवर्तन मार्क्स वॉन लो, प्रकाश प्रकीर्णन सीबी रमन। कौन सा लग रहा है जो मैच है जो कि आपको सही नहीं है? तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो गैलीलियो गैलीली नहीं दी थी, इनके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है। और आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? आपको बताना है कौन सी अदिश राशि नहीं है, कौन सी अदिश राशि नहीं है, बताइए भाई। देखो, तापमान, समय, आयतन, ये जो तीनों के तीनों है वो अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला का देखते हैं, हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो भाई हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। तो इसमें क्या मापा जाएगा? ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति। तो भाई ये वीडियो और लंबा ना हो जाए, आप भी बोर हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते, इस कारण से यहीं पे करते हैं अंत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।